क्यों गंगापुर के लोग इतने धीरे धीरे क्यों बोलते हैं? आवाज सुननी चाहिए सोनिया गांधी तक कि यहाँ भारत माता के भक्त बैठे हैं और उनमें उनकी आवाज में इतनी ताकत है कि वो कांग्रेस और सोनिया और मनमोहन सिंह से लड़ सकते हैं और हिंदुस्तान का राज बदल सकते हैं। तो बोलिए भारत माता की। सम्मानित मंच, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैंने यहां मेरे से पहले सब वक्ताओं के भाषण सुने। ये राजनीति का मंच जरूर है, लेकिन राजनीति के साथ साथ ये एक सामाजिक आंदोलन का भी मंच है। ये उस बात का भी मंच है कि जब देश की एकता और अखंडता पर खतरा आता है तो इसी भारतीय जनता पार्टी का कोई लाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर की वादियों में शहीद हो जाता है। ये उस बात का भी मंच है जब हुकूमत के माध्यम से कुछ करने की जरूरत होती है किसान के लिए, 36 कौम बिरादरी के लिए, तो इस देश के लिए किसी ने कर्तव्य किया। इन 65 सालों की आजादी में इस देश के किसान को कुछ दिया, इस देश के माथे को ऊंचा किसी ने किया तो माई के लाल अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। इस हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलने की कोशिश करें। ये राजस्थान की धरती गवाह है। राजस्थान में मुख्यमंत्री बहुत हुए होंगे, सियासतें बदली होंगी, हुकूमत बदली होगी, लेकिन एक किसान के घर में पैदा होकर सबसे पहले किसी गरीब और किसान की सुध ली तो माटी के लाल भैरव सिंह शेखावत ने ली थी कि जिन्होंने इस राजस्थान के किसानों को सबसे ज्यादा बिजली दी, उनको सहूलियतें दी और एक अंत्योदय की योजना लागू की। उन्होंने कहा कि जो गरीब मजदूरी करता है उसका खैरख्वाह कोई नहीं है, तो राजस्थान की सरकार सबसे पहले खैरख्वाह बनी थी उस गरीब और मजदूर की। मुझे पता गर्मी बहुत है और मैं तो ताज्जुब है मुझे इतनी बड़ी तादाद में यहाँ माताएं और बहनें आई। मुझे पता नहीं कि आपके क्षेत्र में कितनी पढ़ी लिखी होंगी, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब ये आई हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनका कोई न कोई लगाव होगा। इनको तकलीफ हो रही होगी, ये पसीना बहा रही है, लेकिन इनके मन में मैं समझ सकता हूं कि दर्द जरूर होगा कि किसी सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और अशोक गहलोत की सरकार इनकी रसोई पर डाका डाले, रसोई गैस महंगी कर दे, राशन महंगी कर दे और वह सरकार हुकूमत करती है। तो मैं समझ सकता हूं कि इनके मन में एक बदलाव का क्रांतिकारी जज्बा है और वो वसुंधरा जी को समर्थन देने के लिए आई है। मैं ये समझ सकता हूं। यहां पर समाजों की भी बातें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो किसी एक बिरादरी की बात नहीं करती। वो सब बिरादरियों की बात करती है और सबके इज्जत और इकबाल के लिए काम करती है, सबका सम्मान करती है। इस बात का इतिहास गवाह है और उस बात को मानती है भारतीय जनता पार्टी। मैंने भारत माता की जयकारा लगवाया था, वो ऐसे ही नहीं लगवाया। एक जयकारे में आपकी सब कौम बिरादरी की भावना प्रकट हो जाती है कि इस हिंदुस्तान की धरती पर किसी भी कौम का जाया होगा, वो किसान होगा, मजदूर होगा, नौजवान होगा, किसी बिरादरी का होगा। आज किसी जाट परिवार का पसीना जब वो हल चलाता है जमीन पर, वो पसीना गिरता है उस धरती पर, तो ये धरती अन्नपूर्णा होती है। और कोई राजपूत शूरवीर जब कश्मीर की वादियों पर लड़ता है, उसकी शहादत होती है, तो भारत माता के तिरंगे के आन बान शान के लिए होती है। उस बात की हामी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जब जब भी नुमाइंदगी करी, जब हुकूमत आई, आज ने वसुंधरा जी का राज था, किसी ने कल्पना करी थी क्या कि पहले मास्टर लगते थे सिफारिश, अच्छे प्रतिभा के लोग, किसी मजदूर और किसान का बेटा, यदि नौकरी उसका सपना होता था तो उसको दर दर भटकना पड़ता था। मैं तो डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आजादी के बाद आपके क्षेत्र में भी लगे होंगे, पढ़ाई कम होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन राजस्थान के 1.5 लाख नौजवान इसी राजस्थान की धरती पर बिना सिफारिश के, बिना पैसे के, बिना भ्रष्टाचार के यदि राजस्थान में अध्यापक लगा, शिक्षक लगा, मास्टर लगा, तो वसुंधरा जी की हुकूमत में लगा। किसानों को 8 घंटे की मांग बराबर होती रही। वो 8 घंटे की बिजली की मांग किसी ने पूरी की तो भैरव सिंह जी ने की, वसुंधरा जी ने की। इस राज का आलम देखिए कि पिछले बार किसानों को नकली बीज दे दिए सरकार, लाखों किसानों का नुकसान हो गया।
इस सरकार का किसानों के प्रति एक नौटंकी देखिए, दर्द देखिए। अशोक गहलोत जी ने आते ही कहा कि मैं किसानों की सुध लूंगा, एक किसान आयोग बना दिया। ये आयोग इसलिए बनाया कि किसानों की समस्याओं को देखेगा और उसके बाद उन समस्याओं को अध्ययन करके और हम किसानों के लिए कुछ सहूलियतों की घोषणा करेंगे। और उन्होंने अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी नारायण सिंह जी को उसको अध्यक्ष भी बना दिया। ताज्जुब की बात यह कि नारायण सिंह जी ने भी अपनी पार्टी की उनकी सियासत देखिए कि जो आयोग का अध्यक्ष अशोक गहलोत ने बनाया, जिस आयोग के अध्यक्ष नारायण सिंह जी ने उस किसान आयोग की रिपोर्ट समय रहते आज से 6 महीने पहले प्रस्तुत कर दी, अशोक गहलोत की टेबल पर रख दी। ये वो रिपोर्ट है जिसमें राजस्थान के किसानों को सहूलियत मिलेगी, उनको फसलों की बीमा योजना के लिए उसका खेत यूनिट बनेगा, ऐसी बहुत सारी सहूलियत की बात करी थी। लेकिन अफसोस की बात है कि किसानों का हिमायती अशोक गहलोत उस नारायण सिंह जी की किसान आयोग की रिपोर्ट को दबाकर बैठा। चुनाव में सिर्फ 4 महीने कब लागू करेगा, कब वो रिपोर्ट बाहर करेगा। तो ये साफ तौर पर दिखता है भेदभाव। इसलिए नौजवान और किसान भाइयों, मैं इस मंच के माध्यम से आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, ये केवल सत्ता को बदलने की लड़ाई नहीं, ये विचार की लड़ाई है। ये इस बात की लड़ाई है कि 65 सालों की हुकूमत में कौन सी पार्टी ने, कौन से विचार ने, कौन से खानदान ने नकली आंसू बहाए और किसने असली तरीके से काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और मैं छाती ठोककर किसी भी चौपाल में खड़ा होकर किसी भी किसान भाई को कह सकता हूं कि आपकी मांग होती थी बरसों बरस तक कि किसान को कर्जे के लिए सहूलियत मिले, किसान को सस्ता कर्जा मिले। ये काम किसी ने किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, राजनाथ सिंह ने किया कि किसानों को सस्ता ऋण दिया, किसान क्रेडिट कार्ड दिए लाखों की तादाद में। इसलिए हिंदुस्तान का किसान उस क्रेडिट कार्ड की सहूलियत से आनंद ले रहा है, सुख ले रहा है। ये फर्क साफ दिखता है। इसलिए मैंने ये कहा कि विचार की लड़ाई, नारों की लड़ाई बहुत हो गई, नारों की लड़ाई। खानदान की परंपरा को उन्होंने लंबे टाइम तक चला। अब वो कह रहे हैं राहुल गांधी आ गए और राहुल गांधी देश की तकदीर बदल देंगे। राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने गए, बिहार में हार गए, पंजाब में चले गए, हार गए, गुजरात में भी सीना तान कर गए, लेकिन गुजरात के शेर के सामने भेड़िए की तरह वापस लौट कर आ गए। कांग्रेस के लोग जब कर्नाटक में जीत गए तो उन्होंने कहा पप्पू पास हो गया। हम मजाक में कहते थे ये नरेंद्र मोदी जी के उसको बजाइए इन्होंने। हम मजाक में कहते थे कि पप्पू फेल हो गया, बिहार में फेल हो गया, पंजाब में फेल हो गया, गुजरात में फेल हो गया। तो कांग्रेस के लोगों ने कहा नहीं, हमारा पप्पू पास हो गया। मैंने कहा केवल कर्नाटक जीतने से नहीं, कर्नाटक की अपनी एक वजह थी, लेकिन यदि कांग्रेस के पप्पू में इतना दम होता कि वो कभी लीलावती की झोपड़ी में जाता था। हम लोग अभी सुराज संकल्प यात्रा में आदरणीय वसुंधरा जी के साथ आदिवासी एरिया में गए। उस आदिवासी एरिया के लोगों ने कांग्रेस के लोगों से जवाब मांगा, हमसे पहले ही बढ़ के कहा क्या इस आदिवासी क्षेत्र के सैकड़ों गांव आज भी ऐसे हैं कि जिसमें बल्ब नहीं जलता, जिनको गैस नहीं मिलती, जिनको रोशनी नहीं दिखती, जिनको पानी की सहूलियत नहीं, जिनको ठगा जाता है, जिनको लूटा जाता है। उस राहुल गांधी के पास इसका जवाब नहीं। अभी कल परसों बिगोल की सभा में, कल भीलवाड़ा की सभा में बहुत सारी जेबें कट गई, जेब कतरे आ गए। तो अपने हमारे किसी कार्यकर्ता ने मजाक कर दिया कि साहब अपनी सभाओं में कुछ कांग्रेसी भी आ गए। लोगों ने कहा कि ये कांग्रेसियों की कारस्तानी। तो मेरे कांग्रेसी मित्र का फोन आया कि साहब आप हमारा अपमान मत करो, आप हमारे लिए मजाक कर सकते हो, हमारा अपमान मत करो। हम जेबें काटते नहीं हैं, हम तो हिंदुस्तान की रसोई पर हिंदुस्तान के आम आदमी के मन पर डाका डालते हैं और उनको वोट के रूप में कैश करके अपना बैलेट बॉक्स भर लेते हैं, अपनी मतपेटी भर लेते हैं। इसलिए हम जेबकत नहीं हो सकते। अभी तक हिंदुस्तान की जो फितरत दिखती है, उन्होंने कहा हम तो लुटेरे हो सकते हैं, हमें छोटा मत बनाओ। हिंदुस्तान की जनता की जेब पर डाका डालने का काम हम करते हैं, हम जेब काटते नहीं। इसलिए नौजवान और किसान भाइयों, इस बात को समझने की आवश्यकता है। देखो ऐसे उत्साही लोग भी हैं कि जो इस वाद्य यंत्र से
और इस सभा का समर्थन कर रहे हैं। नौजवान और किसान भाइयों, ये एक ऐसी लड़ाई है, एक ऐसा धर्म युद्ध है, ऐसी सरकार के खिलाफ लड़ाई कि जिस सरकार की पैदाइश नाजायज हुई हो, एक अय्याश नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए और देश को बड़े बड़े सपने दिखाए, और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के नुमाइंदे इन 55 वर्षों तक देश को लूटते रहे, नारे लगाते रहे, बरगलाते रहे। कल कमालपुरा में बहुत बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए। हमने उनसे पूछा कि भाई तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने कहा साहब बहुत ठगे गए। अब हमारी समझ में आ गई कि आप देश की बात करते हो, राष्ट्र की बात करते हो। हमारी यह समझ में आ गई कि हम इस धरती पर पैदा हुए हैं, यहीं के जाए हैं, यहीं की खाते हैं। तो हमें ये समझ में आ गई हुकूमत कोई भी हो वो हमारी होगी, इस मादरी वतन की होगी। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन इस सरकार की देखिए कि जो सरकार राम को चुनौती दे दे, जिसको राम सेतु पर आपत्ति हो, जो कौमों को लड़ाती हो, जो बिरादरियों को लड़ाती हो, और उस आधार पर हुकूमत करती है। इसलिए नौजवान और किसान भाइयों, ये झूठों की सरकार। आप सब लोग, मुझे पता नहीं, मेरे क्षेत्र में बहुत से लोग फौज में नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, फौज में नौकरी भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं। तो एक फौजी को छुट्टी की जरूरत थी, तो छुट्टी की दरखास्त लेकर अपने अफसर के पास गया। उसने कहा साहब मुझे छुट्टी चाहिए। तो अफसर ने पूछा भाई क्यों चाहिए? उसने कहा साहब मेरी लुगाई बीमार है, घरवाली बीमार है, इसलिए छुट्टी चाहिए। अफसर ने कहा भाई 2 घंटे बाद आना। वो फौजी घूम के 2 घंटे बाद गया, अपने अफसर को सैल्यूट किया। उसने कहा साहब मेरी दरखास्त का, मेरी अर्जी का क्या हुआ छुट्टी का? उस अफसर ने कहा कि भाई तेरे को छुट्टी नहीं मिल सकती, तेरी घरवाली से मेरी टेलीफोन पे बात हो गई, वो बिल्कुल राजी खुशी। अब वो फौजी टकराया। उसने हिम्मत करके कहा कि साहब एक अर्ज करना चाहता हूं। बोलो कि साहब झूठा तो मैं ही बहुत हूं, लेकिन तू मेरा बाप निकला। मैं तो कुंवारा हूं, आपने किससे बात कर ली? मैं तो छुट्टी के लिए झूठ बोल रहा था। ये अशोक गहलोत की सरकार ऐसी झूठी है कि जो विकास के लिए झूठ बोलती है, जो किसान को झूठ बोलती है, जो नौजवान को झूठ बोलती है। और अपने यहां तो बहुत सारे पहले वक्ता पीछे बोल रहे थे कि देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो बोलता ही नहीं, जिसको लोग सुनना चाहते हैं लेकिन बोलता ही नहीं। एक बुजुर्ग बीमार हो गए तो उनके बेटे ने पूछा पिताजी आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा बेटा मेरी अंतिम इच्छा है कि तेरी मां को तो चुप होते हुए देखूं और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बोलते हुए सुनूं। महात्मा गांधी जी को ऊपर यमलोक में यमराज ने पूछ लिया कि महात्मा जी आपके 3 बंदर कहां चले गए? क्योंकि वो कहते थे ना कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, तो 3 बंदर है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको 3 को 1 में बदल के मनमोहन सिंह के रूप में नीचे भेज दिया। बोलता ही नहीं, इसलिए बोलने की जरूरत ही नहीं। तो बिना बोलने वाला भी हिंदुस्तान चला रहा है। तो लोगों ने कहा कि मनमोहन सिंह जी ऐसा क्यों करते हैं? तो मनमोहन सिंह जी से पूछा कि आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री हो, तो मनमोहन सिंह जी 1 और 1 कितने होते हैं? बोले जी वैसे तो 2 होते हैं, लेकिन सोनिया जी से पूछने में क्या है कि जो 1 और 1 2 का जोड़ भी सोनिया गांधी से पूछ के करता हो, वो देश को कैसे चला रहा होगा आप अंदाज लगा सकते। इसलिए नौजवान और किसान भाइयों, इस गुजारिश के साथ ये परिवर्तन की लड़ाई, ये धर्म युद्ध है, ये समाज परिवर्तन की लड़ाई है, सत्ता बदलने की लड़ाई नहीं। सत्ता आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता अब ये हकीकत समझ चुकी है कि ये हिंदुस्तान के किसान के स्वाभिमान की लड़ाई है, ये हिंदुस्तान के नौजवान के स्वाभिमान की लड़ाई है, ये 36 कौम बिरादरी के स्वाभिमान की लड़ाई है। और ये लड़ाई यदि किसी के पहचान की है तो हिंदुस्तान के सच्चे मुसलमान की पहचान की लड़ाई है कि उसको तालीम मिले, तंजीम मिले, रोजगार मिले। ये इस बात की भी लड़ाई है। आप सब लोगों ने सम्मान किया, सुना। मैं गुजारिश करूंगा कि आदरणीय वसुंधरा जी इस तपती हुई धूप में पूरे राजस्थान भर में इतनी मेहनत कर रही है, तपस्या कर रही है, वो कर रही है सिर्फ आप लोगों की खुशहाली के लिए, एक विकसित राजस्थान के लिए। वो आएंगी आपके बीच में एक नए राजस्थान के नारे के साथ। आप उनका जोरदार स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।